गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास में अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही चीज़ है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes through an area is called electric flux। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि भाई कितनी लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास करेंगी किसी एरिया से, ठीक है ना। किसी एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर एरिया को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एरियल वेक्टर बोलेंगे। वैसे एरिया क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन कई जगह पे हम एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरियल वेक्टर बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो जो एरियल वेक्टर होगा उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो मान लो जैसे हमारे पास ये एक एरिया है, तो एरियल वेक्टर हम लेंगे मान लो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट ds का, ठीक है ना। तो ds तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और जो 90 डिग्री जो नॉर्मल होगा इसके ऊपर वो इसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी। तो एरियल वेक्टर ds को हम कैसे लिख देंगे? ये तो डायरेक्शन होगी और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिस थ्रू ए एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी एरिया के अंदर से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी वो उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ लाइंस कितनी जाएंगी। तो नंबर ऑफ लाइंस किस पे डिपेंड करेंगी? एंगल पे डिपेंड करेंगी। किसके बीच में? नॉर्मल के बीच में और एरियल वेक्टर के बीच में। कैसे? देखो मैं समझाता हूँ आपको। अब मान लो जैसे हमारे पास ये बुक है, ठीक है ना। तो अगर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से, बुक के अंदर से पास होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और सारी की सारी कब पास होंगी? जब ये नॉर्मल हो गया ना, बुक के ऊपर ये बुक का एरियल वेक्टर हो गया, ये इसके ऊपर ये मार्कर क्या हो गया? नॉर्मल। तो जब सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाए, मतलब नॉर्मल के पैरेलल जाएं, सारी की सारी बाहर चली जाएंगी इसके अंदर से, तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। और अगर मान लो जैसे ये नॉर्मल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर जाएं, परपेंडिकुलर बनाएं, तो सारी साइड से निकल गई इसके अंदर से, तो एक भी नहीं गई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे कि नहीं? अगर जैसे नॉर्मल है, ये रेड मार्कर हमारे पास क्या है? नॉर्मल है, और ये ब्लैक मार्कर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो अगर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, जो एरियल वेक्टर का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में 0 एंगल मतलब पैरेलल है, सारी की सारी क्या होगी? बाहर आ गई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। और अगर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में मान लो जैसे ये इस प्रकार से है, 90 डिग्री का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, नॉर्मल ऐसे है, तो 90 डिग्री का एंगल है तो एक भी नहीं अंदर से जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा डिपेंड करता है किस पे? नॉर्मल के ऊपर, और जो एंगल है किसका? नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई फाई से दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। किससे दिखाएंगे? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? ई डॉट डी एस। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लो, जैसे स्मॉल एरिया के लिए क्या मान लिया? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट होगी भाई ई की और डी एस की, ठीक है।
इसको हम कह सकते हैं ENDS, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं EDS कोस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, ठीक है भाई। तो ये d फाई E की वैल्यू है। और अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे क्लोज्ड पूरे सरफेस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे। तो ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के अंदर वो हमें क्या देगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई E इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो यहाँ से पता चल रहा है किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। और ये एंगल किसके बीच में है, नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अगर नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। और अगर एंगल हमारा नॉर्मल और जो नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हमारा 0 है, पैरेलल है दोनों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। n क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू दी एरिया, ds क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ED कोस 90 0, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, ED कोस 0 मैक्सिमम, EDS हो जाएगा जैसे, ठीक है ना। स्मॉल ds ले रखा तो यहाँ पे d फाई लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटू एरिया आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी यूनिट देखो और डायमेंशंस देखो क्या है, ठीक है। डायमेंशंस क्या होंगी भाई फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, E वाली डायमेंशंस और एरिया वाली डायमेंशंस, ठीक है ना। एंगल की तो कुछ होती ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालो पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या है, कहाँ से निकालोगे, F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, F बाई Q, मतलब F के लिए क्या है, M1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई Q के लिए क्या है, AT। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस क्या आएगी भाई, M1 L1 T माइनस 3 हो जाएगा, A माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। पुट करो इसके अंदर। तो फ्लक्स के डायमेंशंस हमारे पास आगे M1 L3 हो जाएगा, दो एरिया के जुड़ के, तो M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, क्या हो गए भाई, 1 3 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब यूनिट क्या होंगी भाई इसकी, फ्लक्स की, तो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, तो किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और मीटर स्क्वायर किसकी होगी, एरिया की। तो यूनिट है हमारे पास फ्लक्स की न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिस थ्रू ए एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे ज़्यादा होती है, डेंसर होती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा। तो वो डिपेंड करेगा एंगल पे, कितने एंगल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उस एरिया के अंदर से। तो एरिया को हम एरियल वेक्टर की तरह लेके चलेंगे। एरियल वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल तो डिस्टेंस होगी, और ds ये जो एरिया स्मॉल एरिया एलिमेंट है वो इसका क्या हो गया, एरिया और मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो अब अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो, साइड से निकल जाएंगे ऐसे परपेंडिकुलर में तो। और अगर दोनों पैरेलल हैं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये फिर हमने डायमेंशन निकाली और ये है फ्लक्स की यूनिट। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसके ऊपर गॉस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, थ्योरम का टी बड़ा रखें, गॉसेस थ्योरम। देखो बेटा गॉसेस थ्योरम हमारे पास क्या है, या गॉसेस लॉ भी बोल सकते हो, थ्योरम की बजाय क्या, गॉसेस लॉ के नाम से काफ़ी जाना जाता है इसको, थ्योरम की बजाय आप लिख लो गॉसेस लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि गॉसेस थ्योरम तो आगे हम जब आप बीएससी में होगे या एमएससी करोगे तो आगे आएगी, गॉसेस थ्योरम अलग नाम से भी आएगी, तो इसको हम गॉसेस लॉ लिख देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दी गॉसेस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through a closed, इसमें क्लोज सरफेस लेंगे बेटा, ठीक है ना, क्लोज्ड एरिया लेंगे, क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed it। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स। ε0 आया हुआ तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की या एयर की बात कर रहे हैं। 1/ε0 टाइम्स दैट ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है φe, वो क्या होगा, Q/ε0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, φe की वैल्यू किसके इक्वल है, अभी किया था E.ds के। ठीक है ना, अगर 90 डिग्री है एंगल तो इसका मतलब E.ds किसके इक्वल आ गया भाई, अगर मतलब जो दोनों मतलब पैरेलल जा रहे हैं, cos 0 है तो cos 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो E.ds इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, Q/ε0। तो ये हमारे पास Q क्या है, चार्ज है, ε0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ds स्मॉल एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास गॉस लॉ है भाई। ठीक है, अब इसका प्रूफ करेंगे। देखो Q हमारे पास चार्ज है, ε0 है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। ठीक है, और E हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds जो है वो क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट। ये बेटा सारी चीज़ें। चलो अब इसका प्रूफ देखो क्या है।
हमने मान लिया एक क्लोज स्फेरिकल सेल जिसके अंदर सेंटर के ऊपर +Q चार्ज है, ठीक है। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds मान लिया और ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल आएगी, ठीक है। तो ये हमने मान लिया भाई, ठीक है। और ये नॉर्मल वेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ गई, नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल आ गई। और ये एरिया एलिमेंट हमने मान लिया ds, ठीक है। और r इसकी हमने क्या मान ली, स्मॉल r रेडियस मान ली भाई। तो कैसे लिखोगे, कंसीडर ए चार्ज Q सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। इस तरह लिखोगे, कंसीडर ए चार्ज +Q situated at the center of a sphere of radius r, ठीक है ना, of radius r। let ds small area element n नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड passes through it, ठीक है। ये मान लिया भाई हमने। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds, क्योंकि जो एंगल है वो क्या है, 0 है, क्योंकि कोस की वैल्यू कोस 0 है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे E ds लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों पैरेलल है ना, ठीक है। तो E ds। अब बेटा ds की वैल्यू कितनी है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो E ds की वैल्यू, E तो कांस्टेंट है और ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई r² हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो E तो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई r² विच इम्प्लाइज phi E इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, E इंटू 4 पाई r², विच इम्प्लाइज phi E इज इक्वल टू, E की वैल्यू क्या है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू 4 पाई r²। जो चीज़ें कटती है काट दो, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज phi E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज Q enclosed in the closed sphere, और रेडियस क्या है, r, स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है बेटा। तो ये था प्रूफ इसका। दोबारा देख लो, हमें प्रूव करना है कि भाई phi E क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। हमने एक चार्ज Q मान लिया जो सेंटर पे सिचुएटेड है, किसके सेंटर पे, एक क्लोज स्फीयर के सेंटर पे सिचुएटेड है, ठीक है। उस स्फीयर का एक एरिया एलिमेंट ds मान लिया, ठीक है। इस एरिया एलिमेंट से जो वेक्टर निकल रहा है ये नॉर्मल वेक्टर हमने मान लिया, ठीक है। अब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है। नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो गया, 0, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए बेटा, ठीक है। तो अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो फिर इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0, ठीक है। तो हमें पता है कि भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds
मतलब ई डी एस कोस थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ई डी एस आ गया। तो यहाँ से हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया, ई इंटू पाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख भी सकते हो क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इसमें पुट कर दिया, फिर यहाँ से जो कटता है काट दिया, तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज ऑन क्लोज इन द क्लोज स्फीयर ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी